डिटर्जेंट, पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। नमस्कार, आप खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। करेंगे का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं सब की हेडलाइंस पर। अयोध्या में सुरक्षा भीड़ प्रबंधन की बड़ी कार्य योजना बना रही यूपी पुलिस। 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान। 23 से 27 जनवरी चलेगा उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड। 300 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड लेंगे हिस्सा। 2 लाख लोग होंगे एकत्रित। उत्तराखंड की संस्कृति का लखनऊ में जलवा। पर्वतीय महापरिषद के कौथिक में छोड़ा चांचरी पहाड़ी लोक संगीत ने बांधा समा। महाकुंभ का आज 7वां दिन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद परिवार सहित करेंगे शिरकत। स्वामी अवधेशानंद के शिविर में रहेंगे। अन्नपूर्णा का तीर्थों के जल और जड़ी बूटियों से होगा कुंभाभिषेक। 750 ब्राह्मणों का दल 18 पुराणों का करेगा पाठ। यूपी के 51 जिलों में घना कोहरा। सबसे ठंडा शहर बुलंदशहर। 48 घंटे बाद 17 जिलों में तेज बारिश, ओले का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का, और बड़ी खबर आपको गाजियाबाद से बता रहे हैं। गाजियाबाद से बड़ी खबर, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद हादसे का संज्ञान लिया है। मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है, और साथ ही सीएम योगी ने अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तत्काल मौके पर राहत काम में तेजी लाने के सीएम योगी ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। ये खबर आपको बता रहे हैं गाजियाबाद से, जहां गाजियाबाद हादसे का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञान लिया है। सीएम योगी ने अधिकारियों को काम में तेजी के निर्देश दिए हैं। तत्काल मौके पर काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद हादसे का संज्ञान लिया, के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है, और साथ ही अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तत्काल मौके पर काम में तेजी लाने के सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए। गाजियाबाद हादसे का सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है, और साथ ही अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। और चलिए अब बात कर रहे हैं ठंड का प्रचंड प्रहार। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जिलों में घना कोहरा पड़ने से विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। 50 मीटर तक की चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के 45 जिलों में गलन भरी पछुआ हवा और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जगहों पर हल्की बारिश की भी संभावना जताई गई है। प्रदेश में 3 डिग्री सेल्सियस तक पारा गिर सकता है। मौसम विभाग की माने तो आज और कल पश्चिमी और पूर्वी यूपी में मौसम शुष्क रहेगा। अगले हफ्ते से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके कारण 21 और 22 जनवरी को कुछ जगहों पर बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है। आज प्रदेश भर में बर्फीली हवाएं चलेंगी और सुबह शाम घना कोहरा रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने घने कोहरे पड़ने के आसार जताए हैं, और इसके बाद सोमवार से तेज हवाएं चलेंगी, जिनके असर से तापमान में इजाफा हो सकता है। लखनऊ समेत ज्यादा जिलों में शनिवार को कोहरे और सर्दी का प्रकोप बरकरार रहा। सुबह घना कोहरा रहा, इससे सर्दी के एहसास में इजाफा हुआ। फिर दिन में धूप खिलने से लोगों को सर्दी से थोड़ी राहत मिली, लेकिन शाम होते होते सर्द हवाओं ने फिर जोर पकड़ लिया।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मधुर दरबारी और शहनवाज जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे मधुर का। मधुर, जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है आने वाले दिनों में बारिश की, इसको लेकर और घना कोहरा भी छाने वाला है, तो क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की तरफ से स्थानीय स्तर पर नजर आ रही हैं? मधुर। पर्व बन चुका है और उस दिन से जो है जो सूर्य है वो उत्तरायण हो जाता है। इसका माना जाता है कि अब जो है धीरे धीरे गर्मी जो है, जाड़ा धीरे धीरे खत्म होगा और जो गर्मी बढ़ेगी। लेकिन आपको करीब 14 तारीख से लेकर आज 19-20 तारीख हो रही है, 5-6 दिन हो गए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रभाव दिखाई नहीं पड़ रहा है। और जो ठंड जैसी थी वैसी बनी हुई है। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि दिन में जो हल्के से तापमान बढ़ता है, क्योंकि जब धूप निकलती है तो थोड़ी सी गर्मी जो है हल्की सी महसूस होती है। जहां 4-5 बजने के बाद से लेकर के और सुबह 10 बज गया है, 11 बज गया, तब तक आप देखिए पूरी ठंड जो है उसी तरीके से अपना सिस्टम ढा रही है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो विजिबिलिटी है वो ना के बराबर है। करीब मैं आपको बता दूं जीरो, लगभग जीरो है, क्योंकि यहाँ पे कोहरा अभी भी छाया हुआ है, पूरी तरह से फॉग छाया हुआ है। और फॉग से जो है पूरा आप देखिए तो विजिबिलिटी जीरो हो जाती है। और जो गाड़ियां चल रही हैं बहुत ही बिल्कुल रेंगते हुए चल रही हैं, सब अपने डिपर जला करके और हेडलाइट्स जला करके चल रहे हैं। अभी भी वही पोजीशन बनी हुई है। तो ठंड का कहर कहीं ना कहीं अभी सितम जारी है, वो अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जहां तक मैं आपको बताऊं ठंड का, क्योंकि दिन में जो है जब धूप होती है तो उसमें जो है जो पहाड़ों पर जो बर्फ जमी हुई है और उसको वो जो पिघलती है तो उससे ठंड और भी ज्यादा महसूस होती है। उसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि जैसे पश्चिमी विक्षोभ का भी जो है वो भी अब होने वाला है। उसकी जो पश्चिमी हवाएं हैं, पछुआ हवाएं, वो भी चल रही है, जो 20 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है। वो भी मतलब ठंड का हमको जो है एहसास करा रही है। और उसके साथ साथ जैसे कि आपको मैं ठंड है ये अभी 2-3 दिन में और बढ़ने वाली है, कि जैसे कि पश्चिमी विक्षोभ का ये बताया जा रहा है कि ये और अभी इसका जो है प्रभाव और ज्यादा होने वाला है। तो उसको लेकर के ठंड अभी बढ़ेगी। और जैसा कि पहाड़ों पे बर्फ अभी जमा है तो वो जैसे जैसे धूप निकलेगी वो पिघलेगी, तो उससे भी बढ़ने का जो एहसास है वो बढ़ेगा। तो ठंड में कोई राहत नहीं मिली है, तो उसी तरह ठंड में अभी भी ठिठुर रहे हैं। और आप ठंड का जारी है। सबसे बड़ी बात की जो है वो करोड़ों लोग यहाँ पे आ रहे हैं। 7 करोड़ लोग अभी तक आप मान के चलिए कि यहाँ पे गंगा के स्नान में डुबकी लगा चुके हैं। वो ठंड जो है चाहे सिटी का है तो सिटी में मैं मान सकता हूँ ठंड का प्रभाव कम है, लेकिन जब आप महाकुंभ, जब संगम की जो एक नया शहर बस गया है, महाकुंभ सिटी बन गया है, वहां पे जब जाएंगे तो आपको जाड़े का अच्छा खासा एहसास होगा। खासतौर से 6 बजता है तो वहां पे अंधेरे लगता है, नहीं वहां पे पूरी दुनिया रोशनी चारों तरफ फैली हुई है। लेकिन उसके बाद भी वहां पे ठंड का एहसास, क्योंकि वहां नदी है, वहां पे तापमान है वो ऑलरेडी कम हो जाता है, तो वहां पे ठंड का एहसास ज्यादा होता है। और यहाँ पे सिटी में थोड़ा सा, क्योंकि उस कंपैरेटिवली में देखिए तो 1 डिग्री करीब मान के चलिए कि यहाँ पे तापमान थोड़ा सा ज्यादा रहता है, जिससे थोड़ा सा यहाँ पे राहत तो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि बराबर चाहे यहाँ पे सिटी में हो चाहे वहां पे कुंभ सिटी हो, दोनों जगह बराबर पड़ रही है। जहां तक बात मैं आपको बता दूं कि इसके जहां आपने प्रशासन का पूछा तो प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि यहाँ महाकुंभ में ऑलरेडी यहाँ पे करीब करोड़ों की तादाद में, जैसा कि माना है 45 से 50 करोड़ लोग यहाँ आने वाले हैं। बड़े बड़े वीवीआईपी आ रहे हैं और आते जा रहे हैं। कल राजनाथ सिंह जी आए थे और आज जो है उसके साथ जो है आपके योगी आदित्यनाथ जी हो रहा है जनवरी को रहे हैं। तो एक तरीके से देखिए जो बड़ी बड़ी हस्तियां देश की यहाँ पे उसको लेकर के प्रशासन पूरी सतर्क है, तैयार चल रही है। तो उसको बता दूं थोड़ा सा इंतजाम के बारे में कि यहाँ पे जो सिटी में इंतजाम किए गए करीब 32 ऐसे अस्थायी रैन बसेरे यहाँ पे तैयार किए गए हैं, जिसमें से रैन में करीब 27 रैन बसेरे और करीब 5 ऐसे रैन बसेरे जो महिलाओं के लिए है, जिसमें आप प्रॉपर तरीके से सारी तैयारी की गई है। प्रॉपर गद्दे मिल रहे हैं, रजाइयां मिल रही है, तकिया रहे। और उसके अलावा जो एक आपका जो रैन बसेरा है उसमें आपको बता दूं कि एक रैन बसेरे में करीब 20 से 25 जो है पुरुष रहने की व्यवस्था है, और करीब जो महिला वाला है उसमें करीब 10 से 15 महिलाएं रहने का वहां पे उनको जो है व्यवस्था किया गया है। उसके अलावा आपको बता दें एक्स्ट्रा जो है वहां पे गद्दे रजाई वहां पे प्रोवाइड किए गए हैं कि अगर मान लीजिए ज्यादा भीड़ भी आ जाती है तो उनको भी किसी तरीके जो है वहां पे एडजस्ट किया जाए, कोई ठंड में जो है परेशान ना हो। और जहां तक प्रयागराज की बात है, मैं आपको बता दूं प्रयागराज में 3 तीरों के लोग यहाँ पे जो है जो ठंड से ज्यादा जो है प्रभावित है। जैसे सबसे ज्यादा तो वो लोग जो घर है उनके पास कभी कोई घरौंदा नहीं, उनको जो है यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे जो रैन वहां पे खास मदद दी जा रही है। उसके साथ साथ जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके पास भी, क्योंकि होटलों में यहाँ पे पूरी तरह से फुल है, यहाँ पे एडवांस बुकिंग हो चुकी है, लोगों के पास रहने की ठहरने की जगह नहीं। तो उस समय यहाँ जो बाहर से दर्शनार्थी आ रहे हैं, जो यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पे जो रैन बसेरा बहुत बड़ी यहाँ पे जो है समझ लीजिए कि उनको जो महत्वपूर्ण उनके लिए बनता जा रहा है। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो बिल्कुल मधुर, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अलग अलग जिलों से हमारे और भी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे भी जानकारी लेते हैं। अमित के पास चलते हैं। अमित, जिस तरीके से आने वाले दिनों में बारिश की संभावना भी जताई दी गई है, कन्नौज में फिलहाल क्या कुछ स्थानीय स्तर पर प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं? अमित अमित, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। ठीक है, बोलिए बोलिए अमित।
लगातार अब बढ़ रहा है। पीछे कोहरा देखा जा सकता है, 10:15 बज गया है, तो पिछले 2 दिनों से सर्द लगातार बढ़ी है। ऐसे में प्रशासनिक अमला लगातार सर्द को लेकर अपडेट समय समय पे देता रहता है, क्योंकि जिस तरह से सर्द बढ़ रही है, ऐसे में लगातार जिला प्रशासन की तरफ से कहा जाता है कि सर्द के समय आप लोग बेवजह बाहर ना निकले और जो भी अलर्ट रहते हैं कपड़े अच्छे से पहने, अलाव चलाएं और जगह जगह पे अलाव भी देखे जा रहे हैं। तो लगातार सर्द को लेकर जो स्थानीय प्रशासन है वो अलर्ट रहे और लोगों को यही जागरूक कर रहा है कि सर्द को लेकर वो लोग सावधान रहें, क्योंकि सर्द जिस तरह से बढ़ रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं सर्दी से बचने के लिए भी खुद भी जागरूक रहने की जरूरत है। और कन्नौज की अगर बात करी जाए तो कन्नौज पूरी तरह से बहुत एरिया जो है कन्नौज का वो किसानी क्षेत्र है, तो ऐसे में कन्नौज में सर्द भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर आलू की फसल ज्यादा होती है और यहाँ पर किसानों के लिए भी कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी होती नजर आ रही है, क्योंकि आलू की जो फसल है वो 50,000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्रफल में होती है। तो ऐसे में एक रोग जो लगता है यहाँ पर, एक या 2 रोग ऐसे होते हैं जो इसी सर्द में ही लगने की संभावना रहती है, तो किसानों के लिए भी चिंता बढ़ गई है। हालांकि जो कृषि वैज्ञानिक है वो भी लगातार अपडेट कर रहे हैं कि फसलों को लेकर वो लोग भी अवेयर रहे, लगातार फसलों की मॉनिटरिंग करते रहे। अगर किसी तरह का कोई भी रोग लगता है तो तुरंत कृषि वैज्ञानिकों से संपर्क करें और अपनी फसलों के बचाव के लिए उपाय कृषि वैज्ञानिकों से जानते रहे। लेकिन सर्द की बात करी जाए तो जिस तरह से बीते 2 दिन से टेम्परेचर अचानक से नीचे गिरा है, ये कोहरा है, इस समय टेम्परेचर करीब 12 से 13 डिग्री बताया है और शाम को करीब 6 बजे के बाद यही टेम्परेचर 7 से 8 डिग्री पहुंच जाता है। तो ऐसे में लगातार जो सर्दी का सितम है वो अब कन्नौज में बढ़ता नजर आ रहा है। बिल्कुल, और हम रुक कर लेते हैं कानपुर से। हमारे संवाददाता शहनवाज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहनवाज, जिस तरीके से मौसम विभाग ने तो ये आशंका जताई है कि आने वाले दिनों में हम बात करें, आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने बोला है कि बारिश की संभावना जताई जाएगी। हालांकि सुबह शाम देखिए घना कोहरा छाया रहता है, ऐसे में हाईवे हो गए, वहां पर स्ट्रीट लाइटों की क्या हाल है, लोग मतलब देखिए कड़ाके की ठंड के बावजूद अगर हम देखें घना कोहरे के बाद दिन में अगर हम बात करें धूप निकली है, लेकिन सुबह शाम करें तो ऐसे में क्या कुछ अपडेट आपके? जी आपको बता दें कि पिछले जो कानपुर से सबसे ज्यादा सर्दी कानपुर जो पड़ रही है, जैसे जो वैज्ञानिक बता रहे हैं कि 2 से 3 दिन तक बारिश होने की संभावना जा रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो दिन धूप निकले और रात को घना कोहरा जो निकलता है, उसके लिए जो आम जनमानस है को खतरा महसूस होता है। मगर अगर प्रशासन की बात करी जाए, प्रशासन जो हर पॉइंट पे नगर निगम की जो लकड़ी जो है जगह जगह जलाई जा रही है, मगर कुछ नगर जहाँ पर लकड़ी का विशेष व्यवस्था नहीं करी गई है, कहीं ना कहीं अगर जो बाहर होने वाले व्यक्ति जो होते हैं उनको साफ साफ कहा जाता है कि आपको शेल्टर होम तक पहुंचाया जाए कि जाने किसी की न जा सके। कहीं ना कहीं जीव जंतु की बात करी जाए, जीव जंतु से ठंड परेशान है और पिछले 2 दिनों से कहीं ना कहीं कानपुर में सबसे ज्यादा सर्दी पड़ रही है। अगर बसेस और ट्रेन की बात करी जाए तो देखा जाए तो ट्रेन भी काफी लेट चल रही है, और जो रेलवे की बात करी जाए और यात्री भी काफी परेशान हो रहे हैं। इस तरह की पता चल रहा है कि कानपुर में सबसे ज्यादा आपकी बार सर्दी पड़ रही है कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल शहनवाज, और जिस तरीके से रैन बसेरों की बात करें तो रैन बसेरों में क्या कुछ इंतजाम है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए आपको बता दें, नगर निगम ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस जगह पॉइंटों पे लकड़ी नहीं जल रही है वहां पर लकड़ी जलाने की कृपा करा जाए, और भी अगर जहां जो बाहर जो होने वाले आदमी हैं उनको रैन बसेरे के अंदर पहुंचाया है, ताकि कानपुर में किसी की मौतें ना हो सके, किसी को घटना कोई ना हो। इसके लिए कानपुर के जो डीएम जो है, कानपुर के नगर निगम जो है वो पूरी तरह मुस्तैद है, वो पूरी तरह तैयार है कि ये कानपुर जो सर्दी पड़ रही है कहीं ना कहीं किसी को कोई सी दिक्कत ना हो। जी ठीक है, अमित हमारे साथ जुड़े हैं कन्नौज से। अमित का एक बार फिर से रुख करते हैं। अमित, जिस तरीके से अगर हम कन्नौज की बात करें तो अब देखिए मौसम विभाग ने आशंका तो जताई है, इसको लेकर हर जिले में प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लेकिन अगर हम किसानों की बात करें तो अगर बारिश होगी तो किसानों को फसल में नुकसान भी होगा। कन्नौज में फिलहाल क्या कुछ किसानों का कहना है, उनकी क्या राय है, वो क्या कह रहे हैं? अमित बिल्कुल, किसानों से हम लोग लगभग रोज ही बात करते हैं यहाँ पर। तो जैसे जैसे बीते 2 दिन से ये जो सर्दी बढ़ी है, ऐसे में आलू के जो किसान हैं उनकी चिंताएं बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि ऐसे में पाला रोग पड़ने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। और अगर पाला रोग पड़ेगा, पाला लगेगा अगर आलू फसल में, तो करीब 15 से 20% आलू की फसल पे असर डाल देगा। तो ऐसे में ये जो सर्द बढ़ रही है तो किसानों के लिए बड़ी चिंता है। और यही गेहूं के लिए भी किसानों ने बताया है कि अगर पानी गिरा तो गेहूं की फसल में भी एक पीला रोग लगता है, उसमें अगर वो पीला रोग लग गया तो उसमें भी फसल को काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि कन्नौज में जो किसानी क्षेत्रफल है वो करीब 60 से 70 एकड़ के आसपास है। तो ऐसे में बड़ा क्षेत्रफल कन्नौज में है जो किसान यहाँ पर किसानी करते हैं।
और कन्नौज की अगर पूरी बात करी जाए तो कन्नौज में जो फसलें हैं वो प्रमुख तौर से आलू की ही है, तो आलू का किसान कहीं ना कहीं चिंतित दिखाई दे रहा है। लेकिन लगातार स्थानीय प्रशासन और कृषि विभाग के लोग भी लगातार अपनी तरह से लगे हुए हैं। हम लोग बीते कल भी कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ गए थे, वहां पर आलू के खेत में उन्होंने मॉनिटरिंग की थी, लोगों से बात किया था, उनको जागरूक भी किया था कि अगर फसलों में किसी तरह का भी कोई रोग लगने की संभावना रहती है तो तत्काल कृषि वैज्ञानिकों के परामर्श लेकर कीटनाशकों का आप लोग छिड़काव करें, क्योंकि ये प्राकृतिक चीजें हैं, ये कब बढ़ेंगी कब घटेगी इसका सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। क्योंकि 2 दिन पूर्व मौसम खुल गया था, उसके बाद अचानक से ये कोहरा आया, फिर बीच में धूप भी आ जाती है और लगातार अब जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा गिर रहा है। ऐसे में सर्दी कहीं ना कहीं किसानों के लिए कुछ ऐसे संकेत लेके आ रही है कि किसान परेशान दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर भी लोग और आम जनजीवन की बात करी जाए तो वो भी काफी प्रभावित दिख रहा है, क्योंकि अचानक से इस तरह से सर्दी बढ़ी है। तो कहीं पर खुशी है, जो यहाँ पर कपड़ा व्यापारी हैं, जो यहाँ वस्त्र के काम करते हैं, तो वो भी निराश हो गए थे क्योंकि सर्दी नहीं पड़ रही है तो उनके व्यापार पे भी असर पड़ा है। लेकिन 2 दिन से जब सर्दी बढ़ी है तो कहीं ना कहीं अब उनके व्यापार पे भी खुशियां देखी जा रही हैं, उनके यहाँ भी भीड़ भाड़ लग रही है। लेकिन आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। बसें जो हैं वो काफी लेट चल रही हैं, ट्रेनों का सफर काफी धीमा हो गया है, स्टेशन पे यात्री काफी देर तक ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। तो ये जो 2 दिन की सर्दी हुई है, जो आज की जिस तरह से टेम्परेचर एकदम से डाउन हुआ है, कोहरा अभी भी 10:30 बजने के आसपास है, कोहरा अभी भी है और ट्रेनें लेट चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो आम जनजीवन है वो पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है इस सर्द को लेकर। ठीक है अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। हम प्रयागराज का रुख करते हैं। प्रयागराज से मधुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुर, जिस तरीके से जानकारी ये भी है कि आज सीएम योगी प्रयागराज आने वाले हैं, कितने बजे का समय लगभग है जब वो प्रयागराज पहुंच जाएंगे? क्योंकि देखिए मंत्रिमंडल की बैठक भी होने वाली है, इस बैठक से जुड़ी क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जैसे मैं आपको बता दूं कि आज जो प्रयागराज का दौरा करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योगी जी, और वो जो करीब 11 से 12 के बीच में यहाँ पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि विजिबिलिटी भी इस समय बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक बड़ी समस्या है। आप देखेंगे आसमान की तरफ तो विजिबिलिटी काफी कम है, तो हो सकता है कि जो जिस फ्लाइट से जो आ रहे हैं वो उससे थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हो, तो उसमें टाइमिंग जो है थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन वो जो है करीब यहाँ पे आ जाएंगे दोपहर के टाइम में, और जब तक धूप वहाँ पे खिल भी जाती है, क्योंकि 2-3 दिन से देख रहे हैं यहाँ पे धूप पूरी तरह से बनी हुई है साफ, लेकिन सुबह शाम जैसे मैंने आपको बताया कि विजिबिलिटी 0 हो जाती है करीब, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन में काफी प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो ट्रेनें हो, चाहे वो बसेस हो, गाड़ियां हो। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, करोड़ों की तादाद में यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं और लाखों लोग यहाँ पे आ रहे हैं, नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, तो उसको लेकर के यहाँ पे तैयारियां तो प्रशासन कर ही रहा है। उसके साथ साथ जहाँ तक कैबिनेट की मीटिंग के बाद मैं आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ जो आज आ रहे हैं, करीब 7 से 8वीं बार यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे आकर के वो समीक्षा बैठक अधिकारियों के साथ करेंगे, बराबर वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जो यहाँ पे मेले का जो वो पूरी तरह से लीड कर रहे हैं मेले को यहाँ पे, और पूरी तरह से एक तरह जैसे जो मुखिया होता है पूरा उसका रोल निभा रहे हैं, और वो बराबर जाकर के चेक कर रहे हैं कि कहाँ कोई समस्या तो नहीं है। लोगों से मिल रहे हैं, साधु संतों से मिल रहे हैं, खासतौर से जो साधु संत जो पूरे देश विदेश से आए हुए हैं उनसे जो है जानकारियां ले रहे हैं, कोई उनको किसी तरीके की समस्या तो नहीं है। बराबर रेगुलर वो जो है इसी क्रम में मिल रहे हैं। आज करीब मैं समझता हूँ कि 8वां दौरा इनका होने वाला है पिछले 1-1.5 महीने के अंदर। वो पूरी तरीके से वो तैयारी को मॉनिटरिंग कर रहे हैं यहाँ पे, पूरे से योगी आदित्यनाथ जो लीड कर रहे हैं पूरा आगे बढ़ करके। और उसके साथ साथ इसी को लेकर के यहाँ पे पहली बार 22 जनवरी को यहाँ पे एक महाकुंभ के जो कार्यालय है, मेला प्राधिकरण कार्यालय, वहीं पे जो है जो अस्थायी कार्यालय है, लेकिन वहां पे जो स्थायी कार्यालय बना हुआ उसमें जो है एक मीटिंग होने जा रही है, कैबिनेट की मीटिंग होने जाएगी, जिसमें जो है वहां पे वो एक तरीके से पूरा जो उत्तर प्रदेश का जो शासन प्रशासन का जो भी कार्य जो वहां से लखनऊ से किया जाता है वो उस दिन जो है यहाँ से किया जाएगा। उससे पहले जो है योगी आदित्यनाथ की पूरी टीम, जो कैबिनेट मंत्री है, राज्य मंत्री है, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, वो सारे आएंगे और यहाँ पे आकर गंगा स्नान करेंगे। तो गंगा स्नान करने के बाद उसके बाद जो ये मीटिंग की जाएगी, कैबिनेट की मीटिंग होगी। शायद ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है पूरे महाकुंभ के इतिहास में कि जो यहाँ पे प्रयागराज के अंदर महाकुंभ के दौरान जो यहाँ पे मीटिंग करने की जा रही है, उसमें जो है पूरा यहाँ पे देखा जाएगा कि किस तरीके से उसमें आपके चाहे वो गन्ना का मूल्यों को लेकर के बातचीत हो, चाहे बिजली के निजीकरण को लेकर के बातचीत हो, तो वहां पे जो है पूरा उसका जो है पूरी एक मीटिंग की जाएगी वहां पे जो कैबिनेट मंत्री है उनके साथ में बैठ कर, और उसके बाद जो है वहां जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसको जो एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो एक तरीके से पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि जब यहाँ पे जो है कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है, पूरे कैबिनेट यहाँ पे मौजूद रहेगी, जो कि 22 जनवरी को बहुत बड़ी कह सकते हैं कि ऐतिहासिक दिन होगा ये। और उसके बाद जो वो तैयारियां खास तौर से जो इस समय जो योगी जी आ रहे हैं उनका मेन जो मोटो है वो है बिल्कुल। और जानकारी ये भी है कि पूरा मंत्रिमंडल भी कुंभ स्नान करता नजर आएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये अलग अलग जिलों से संवाददाता हमारे साथ पहुंचे थे, जिन्होंने अलग अलग जिलों की स्थिति क्या है, क्योंकि आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने
हल्की बारिश की संभावना जताई है और माना जा रहा है कि गलन होने से सुबह शाम लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। हवाओं ने फिर से जोर पकड़ लिया है। तो फिलहाल ठंड का प्रचंड प्रहार में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आयोजक है डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।